डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर पेपर सेकंड जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सी सेट का जो पेपर है, इसको लेकर बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान हैं, क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। बहुत सारे कमेंट भी इसको लेकर आए हैं कि सर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है सी सेट का जो पेपर है उसको लेकर मन से एक तो डर नहीं निकल रहा है, क्योंकि अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है ना। तो एक कहीं ना कहीं पर जैसे नोटिफिकेशन आता है तो वो जो बाद का दौर होता है, जो समय बचता है, उस दौरान कहीं ना कहीं पर डर ज्यादा लगने लगता है कि अब तो सीसेट आता नहीं है तो किस तरह से इसको प्रिपेयर करें। इसको लेकर आपकी दुविधा जो है उसको दूर करने की प्रयास आज हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि सीसेट को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति आप लोग आज सीख लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। देखिए, मैं कहता हूं ना, चीजें सीखना आसान है बट उसको धरातल पर क्रियान्वयन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से जो चीजें कुछ कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसको आने वाले 3 महीने में अच्छे से फॉलो करिएगा तो सीसेट की कहानी आप लोगों की अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं है क्या ये पेपर। ठीक है, इंपॉर्टेंस ये देख लीजिए आप। बहुत सारे बच्चे जो हैं पिछले 2-3 सालों में हुआ क्या एक्चुअली, सबसे पहले 1-2 मिनट में कहानी समझो। 2014 के आसपास आपको पता है आंदोलन चला, सीसेट का पेपर उससे पहले आ चुका था। तो दिक्कत ये थी हिंदी माध्यम के बच्चों को कि सीसेट के पेपर में जो कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट था उसमें इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा रहा था। तो बच्चों को लग रहा था कि ये हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ये तो हिंदी मीडियम के साथ में भेदभाव है ना। आंदोलन चला, छात्रों ने लाठियां खाई पुलिस की, सब कुछ हुआ। फाइनली सरकार बैकफुट पर आई और उन्होंने कहीं इस चीज को वापस लिया और सीसेट में जो कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट था वो कहीं ना कहीं पर हिंदी में आने लगा। तो फिर यूपीएससी 2-3 साल तो नॉर्मल पेपर जैसे पहले पूछा जा रहा था वैसा ही पेपर पूछा गया है ना। लेकिन 17 और 18 के बाद से यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का लेवल जो है बहुत अच्छा खासा बढ़ा दिया है ना। 21 और 22 में तो आप देखेंगे कि टॉप पर दिखता है यूपीएससी अपने सी सेट के पेपर में। अब टफ का मतलब क्या होता है कि कैसे टफ कैसे हो गया, इसकी कहानी समझिए। सबसे पहले देखिए, इस पेपर में 3 सेगमेंट है ना। एक सेगमेंट है आपका कॉम्प्रिहेंशन का, दूसरा सेगमेंट है आपका रीजनिंग का, ठीक है, और तीसरा सेगमेंट आपका आता है मैथ का, है ना। एवरेज अगर आप देखें, क्योंकि 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग अब बिल्कुल स्पेसिफिक तो नहीं होंगे, बट इतना मान लो कि सब में मान लीजिए एवरेज तौर पर 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तीनों सेगमेंट में, है ना। लेकिन पहले क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट था। पहले क्या था, जब यूपीएससी मैं बता रहा हूं कि पेपर इजी रख रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन जो है लगभग लगभग 30 से 32 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे थे कॉम्प्रिहेंशन में, है ना। तो 30-32 क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे थे और चाहिए कितने, 27 क्वेश्चन हमें राइट चाहिए इसमें, है ना। मतलब नेगेटिव कट करके 27 अगर हमारे सही हैं तो हम फाइनली सीसेट क्वालिफाई कर लेते हैं। एक दिमाग में डाउट यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, सीसेट में पास होने के लिए आपको 66 मार्क्स चाहिए। कई बच्चों की दुविधा रहती है कि 67 चाहिए एंड हाफ चाहिए, नहीं, 66 मार्क्स आपको चाहिए सीसेट में ताकि आप क्वालिफाई कर सको, है ना। अब देखो, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले 30-32 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जा रहे थे। इस वजह से सीसेट क्वालिफाई करना आसान था, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चों की थोड़ी बहुत अच्छी पकड़ होती है कॉम्प्रिहेंशन में। थोड़ा बहुत भी हम इधर से टच करते थे, हमारा काम बन जाता था, सीसेट क्वालिफाई हो जाता था, है ना। अब कहानी क्या हुई, अब ये हुआ कि यहाँ पर जो है लगभग लगभग 23 से 24 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। अब 23-24 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे, पहले क्या था, 30-32 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे सीसेट में, उसमें लेवल ठीक ठाक था, टफ नहीं था उसमें। कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी 2 से 4 क्वेश्चन टफ होते थे सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन के सेगमेंट में, बाकी ज्यादातर इजी कॉम्प्रिहेंशन होता था तो आप लोग अच्छे से हैंडल कर लेते थे। अब क्या हो रहा है कि जो 23-24 क्वेश्चन है ना, इसमें जो इजी है वो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है ना। बाकी कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत टफ कर दिया गया है। दो मतलब ऑप्शन पर पहुंचने के बाद भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। और आप सोचिए ना, इसमें ऑब्जेक्टिविटी आप कैसे ढूंढो, यूपीएससी का एग्जामिनर किस माइंडसेट से कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ का आंसर निकाल रहा है, जो पूछते हैं ना कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। 2022 का भी जो सीसेट पूछा गया है कॉम्प्रिहेंशन, बहुत सारे क्वेश्चन डाउट में है ना। बच्चे भेजते हैं यूपीएससी में बट यूपीएससी को फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से, क्योंकि आप ऑब्वियसली सोचिए वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, इसलिए वहां पर सब्जेक्टिविटी ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 10 से 12 इजी क्वेश्चन मतलब हुआ। तो अब आप मान लीजिए अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छा आता भी है ना, तो आप 12-13 क्वेश्चन के आसपास सही कर पा रहे हो और आपको चाहिए कितने, 27। और वो भी तब इन इन दोनों सेगमेंट में हाथ डालना पड़ेगा ना आपको और अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा। देखिए, अब रीजनिंग में मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मैंने एवरेज बताया, मैं तो रीजनिंग में, ठीक है, इन दोनों में 25-25 क्वेश्चन है। तो सी टफ होने का रीजन समझ में आया आपको कि सी से टफ कैसे हो गया है। अब यहां से आपको और क्या हुआ,
जैसे पहले रीजनिंग और मैथ जो थी ना वो भी आसान पूछी जाती थी। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, 2016 से या 17 से पहले का पेपर देखिए आप, आपको रीजनिंग बहुत आसान मिलेगी, आपको मैथ बहुत आसान मिलेगा, बहुत आसान पेपर पूछा जाता था। बट जैसे ही यहाँ पे भी टफनेस कर दी गई और इनका लेवल भी अच्छा खासा बढ़ा दिया गया। अब 2022 में आप देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सबसे कमजोर टॉपिक है, मतलब माना जाता है कि इससे सवाल कम आने चाहिए, बट उसमें से बहुत सारे 15 के आसपास सवाल पूछ लिए गए। तो सीसेट ये तो कहीं ना कहीं पर एक रैंडम चीज डाल दी गई जिससे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं पर दिक्कत हो जाए। लेकिन आपको पता है, फिर से आंदोलन हमारे लिए एक रास्ता नहीं है, बार बार आंदोलन करने से कुछ नहीं होने वाला है। और यूपीएससी के चेयरमैन बार बार ये बोल चुके हैं, जो सुधार किया जा सकता था पहले हो चुका है। अब हिंदी माध्यम के बच्चों को अगर सीसेट क्वालिफाई करना है तो उनको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, यूपीएससी का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर करना क्या होगा, तैयारी अच्छी करनी होगी, है ना। अब इस तरह का जो पेपर पूछा जा रहा है, इसको लेकर आप लोगों का किस तरह से वर्क होना चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, ध्यान से समझो इस चीज को, बहुत बहुत बारीक चीजों को समझना। देखो 10-12 ये जो है ना, इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आप 24, मतलब अच्छा मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनेशन हॉल में आपको स्ट्रेटेजी किस तरह से फॉलो करनी है वो समझना। पहले ये देखो, ये 10-12 क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, ये सही होने चाहिए, अच्छे से सही होने चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन में कम से कम 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इतना तो कर लोगे ना, 24 से 25 में 10 अगर छोड़ दो या गलत कर दो कोई फर्क नहीं है, 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में आपको सही करने हैं। ठीक है, दूसरा, अब रीजनिंग में आ जाइए आप। इसमें से कम आपको सबसे ज्यादा वर्क करना है रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो सिर्फ प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। मैथ में आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, मैथ में कहीं ना कहीं पर वर्क ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, ज्यादा टाइम मांगता है। आपको आपको कहीं ना कहीं पर फंडा क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आप मैथ को सॉल्व कर पाएंगे, वरना मैथ में आंसर नहीं निकलते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे लोग जो हैं, पिछली बार एक प्रोफेसर थे मैथ के, उनका उनसे सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो आप सोचिए, इसको एक बार छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए, रीजनिंग में आपको कम से कम इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि 17 से 18 क्वेश्चन आप यहाँ पर करें। ठीक है, 17 से 18। अब मैं आपको मैथ का एग्जामिनेशन का भी बताऊंगा, पहले अभी समझ लो। 17 से 18 क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस होगी। रीजनिंग ना कितनी भी टफ कर ले यूपीएससी, रीजनिंग में अगर किस बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी है तो रीजनिंग सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती है ना। रीजनिंग सॉल्व करने में इशू नहीं आता है, अभी बताऊंगा, आगे समझो। मैथ में हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन तक जाना है। ठीक है, 25 पूछ रहा है तो 10 भी सही करने, इतना तो करोगे ना। नंबर सिस्टम में से 7-8 या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक टॉपिक में से इतना पूछ रहा है तो वहीं उसी को प्रिपेयर कर लो। तो देखो, अब मैथ में से लगभग 10 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर हमारे 17 से 18 क्वेश्न हो गए, 28 क्वेश्चन हमारे लगभग यहाँ पर बन रहे हैं। और अगर मैंने बोला है ना 15 क्वेश्चन वहां पर दे, तो आपका टोटल अगर आप देखोगे 43 या 45 क्वेश्चन आपका सही बैठ रहा है ना। हो गया सीसेट क्वालिफाई। तो इस स्ट्रेटेजी से अब करना क्या है, इसके अंदर क्या करना है, देखो समझो एक चीज। पेपर में सबसे पहले आप एक चीज समझो कि रीजनिंग में आपको पेपर में ना रीजनिंग सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है ना। पेपर का भी चीजें देख लो, एग्जामिनेशन में रीजनिंग सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है। करते क्या है ना बच्चे, कॉम्प्रिहेंशन पे सबसे पहले उठा लेते हैं। उससे क्या होता है, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन में निकल जाते हैं। और ले देखिए एक्यूरेसी वहां पर उतनी कितनी, 10 से 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। लेकिन उसको करने के लिए कितना टाइम दे दिया, लगभग 1-1.25 घंटे के आसपास। हमें क्या करना है, सबसे पहले रीजनिंग उठानी है। रीजनिंग को करने के लिए हमें पता है कि हमें टाइम भी, क्योंकि शुरुआत में जब आप मैथ रीजनिंग उठाते हो ना, तो आपको पता होता है कि 2 घंटे का टाइम है, तो मैं आराम से कर सकता हूँ। अगर इन दोनों सेगमेंट को लास्ट में उठाया ना, तो ये वैसे भी सॉल्व नहीं हो। ठीक है, इसमें से, क्योंकि लास्ट में मैथ सॉल्व नहीं होता है, लास्ट में रीजनिंग सॉल्व नहीं होती है। आपको सबसे पहले रीजनिंग उठानी है, जिसमें से 17 से 18 क्वेश्चन आप लगा दें, है ना। 15 प्लस क्वेश्चन आप इसमें अच्छे से सॉल्व करके फिर आइए आप मैथ पे। मैथ के 10 क्वेश्चन ऐसे देखिए जो आप कर सकते हैं, कर लीजिए। लास्ट का लगभग आप ओवरऑल देखेंगे ना, मैथ और रीजनिंग का इतना सेगमेंट करने के लिए आपको 1 घंटा 15 से 20 मिनट लगेंगे, है ना, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। अब 1 घंटा 15 मिनट या 20 मिनट होने के बाद आप क्या करिए, इन दोनों को ओएमआर शीट में फिल कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन दोनों को मिला के हुए, मान लीजिए 30 के आसपास क्वेश्चन आपने कर दिए हैं, इसको ओएमआर में फिल करके छोड़ दीजिए। अब लास्ट के जो 30 से 35 मिनट बचे हैं या 40 मिनट बचे हैं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करना है। इसका फायदा क्या होगा समझ लो। अगर आप लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन उठाते हो ना 30 मिनट में, एक तो आपका माइंड स्पीडली वर्क करेगा, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन, अब आप, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है, आपकी स्पीड रीडिंग की अच्छी होगी। और कॉम्प्रिहेंशन में ना कई सारे कॉम्प्रिहेंशन का पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, आपको ऑप्शन देख के पता लग जाता है कि इसका निष्कर्ष यही निकल रहा होगा। एक बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे निकल जाएगा, है ना। तो लास्ट में अगर प्रेशराइज करोगे ना माइंड को, तो टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। लास्ट में अगर मैथ रीजनिंग के लिए टाइम छोड़ा रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हो नहीं पाएगा। अब देखो,
यहाँ पर आप इसके अंदर कैसे वर्क करना है, देखो कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, प्रीवियस ईयर का 10 पेपर साल का पेपर अच्छे से देख लो, और इवन मैं आगे चल के कॉम्प्रिहेंशन की अगर सीरीज ला पाया तो हम लाएंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। कुछ फॉर्मूले होते हैं इस चीज को समझने के कि निष्कर्ष कैसे समझाया, मतलब यूपीएससी के कुछ टर्म्स होते हैं, किसी में निष्कर्ष पूछता है वो, किसी में कुछ और पूछता है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पूछ लेता है ना, कई बार सीधा पूछ लेता है कि जो कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ है वही आंसर देना होता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको लेकर हम लोग समझ लेंगे। जब तक नहीं होता प्रीवियस ईयर का कॉम्प्रिहेंशन आप लोग देखो। रीजनिंग में और मैथ में आपको टॉपिक स्पेसिफिक होना है, जैसे अगर आप मैथ की बात करो तो नंबर सिस्टम है, हर बार 8 से 10 या 12 क्वेश्चन, कई बार 15-15 क्वेश्चन तक पूछे गए नंबर सिस्टम से, तो मैंने तो बोला है ना 10 क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज का जो टॉपिक है ना, शुरुआत देखेंगे ना एवरेज वाली, तो एवरेज से एक या दो सवाल हर बार एवरेज से आते हैं। रेशियो में देखेंगे 1 या 2 या 3 सवाल तक रेशियो से पूछे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से हर बार क्वेश्चन है ना। तो ये सब चीजें अगर आप देखेंगे ना, तो आपको मैथ में कुछ 5 से 10 टॉपिक कर लीजिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैथ को 5 से 10 टॉपिक, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नंबर सिस्टम नहीं छूटना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से करना है। रीजनिंग में आप देखिए कोडिंग डिकोडिंग से हर बार सवाल है ना, है नहीं, या मिसिंग नंबर जो है या नंबर सीरीज जो है उसमें से हर बार 2-2 3-3 सवाल है, तो उसको करिए। और जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो तो आपको पता ही है, उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, वो देख लिए कौन कहां पर बैठा हुआ है, टेबल की तरफ फेस करके बैठे हैं या टेबल के विपरीत करके बैठे हैं, वो चीजें बिल्कुल आसान है, उसको अच्छे से करिए। इवन रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है सिलोजिज्म का, आपको पता है हर बार 3 से 4 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखेंगे ना तो 8-10 टॉपिक यहाँ कर लीजिए, 8-10 टॉपिक यहाँ कर लीजिए, आपका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर आप रीजनिंग के कई कई कोई पेपर देखेंगे, जैसे सिलोजिज्म में 3 सवाल है, तो ऐसे करके ना 15 से 18 सवाल आपके 8-10 टॉपिक में बन जाएंगे रीजनिंग में। और इधर भी आप देखेंगे नंबर सिस्टम सबसे बेस्ट कर लीजिए, आपका मैथ आधे से ज्यादा प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। और बाकी तो एवरेज रेशियो और इन सबको मिला के आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर देखना है, और साथ में कुछ ट्रिक्स हैं कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की, वो हम लोग कोशिश करेंगे आगे चलकर एक सीरीज इसको लेकर ले आए। ठीक है, तो भाई ये ओवरऑल आपका, फिर से एग्जामिनेशन में एक बात बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन पहले नहीं उठाना है। 1 घंटा 20 मिनट 1.5 घंटा तक लोग खराब कर लेते हैं, और सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन सही होते हैं, फिर क्या करोगे लास्ट में बताना जरा, कैसे मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करोगे। तो मैथ रीजनिंग सबसे पहले सीक्वेंस, सबसे पहले रीजनिंग, फिर मैथ, फिर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, लास्ट में 30 से 35 मिनट स्पीडली कॉम्प्रिहेंशन को करेंगे, और जो जो समझ में आता जाएगा। और देखो एक चीज और समझ लो, कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ 12 से 14 वही क्वेश्चन टिक करने हैं जो आते हैं। ठीक है, वो जो लग रहा है कि डाउट में है वो छोड़ देने, गलत नहीं करना है उनको, अटेम्प्ट नहीं करना है पूरा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 24 या 25 में से अगर आ रहे हैं, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 10 क्वेश्चन छोड़ दो जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल इसमें ऑप्शन सिमिलर है या गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, एकदम वो वाले करो जो एकदम करेक्ट है। होते हैं बिल्कुल 10 से 12 या 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल आसान, किसी भी बच्चे को पकड़ा दोगे वो देखते ही टिक कर देगा कॉम्प्रिहेंशन में, है ना। तो उनको सही करना है, इधर इन दोनों पे ज्यादा काम करना है। शुरू कर दीजिए अभी से सीसेट, क्योंकि बहुत दुख होगा अगर जीएस में नंबर बहुत अच्छे आए और सीसेट नहीं क्वालिफाई हुआ, है ना। तो सीसेट को लेकर अभी से डेली ज्यादा मत दीजिए, 1 घंटा डेली वर्क करना शुरू कर दीजिए। और जिस तरह से बता रहा हूँ ना, सबसे पहले रीजनिंग उठाइए, है ना, रीजनिंग के 10 से 12 या 15 टॉपिक कर लीजिए, फिर उसके बाद मैथ पे आ जाइए, इसको करते रहिए, साथ में कॉम्प्रिहेंशन के प्रीवियस ईयर को पढ़ते रहिए, बस यही तो स्ट्रेटेजी है, और क्या करना है। तो मुझे लगता है सीसेट को लेकर मैंने बहुत ही बारीक चीजें आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। आपको अभी कैसे तैयारी करनी है, पेपर को कैसे, पेपर डिफिकल्ट हुआ है वो चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, और आने वाले 3 महीनों में किस तरह से आपकी रणनीति रहनी चाहिए, और एग्जामिनेशन के अंदर सीसेट के पेपर को कैसे हैंडल करना है, इन सारी चीजों को लेकर जो कंप्लीट आपकी जो दुविधाएं थी उसको सॉल्व करने की मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसको भी हम लोग अच्छे से, आप लोगों की दुविधा वहां पर दूर हो जाए। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।